हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। जैसे कि हमने इसके पहले लेक्चर में रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिए थे, ठीक है। उसका ही आगे का जो आपका चैप्टर है 11 का, तो उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कितने तरह के अकाउंट्स के जो कैटेगरीज है वो होती है, तो वो हम आज देखने वाले हैं, जिससे आपको कौन सा अकाउंट किस मेन अकाउंट को बिलोंग करता है ये आपको पता चलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। ओके, आज जो हम देखने वाले हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कब यूज़ होता है? जब किसी पर्टिकुलर बिजनेस का एक ही ओनर हो और वो एक ही प्रकार के ट्रांजैक्शंस करता हो। ओके, वो जो मेथड है वो अभी यूज़ की नहीं जाती है। अभी जो है वो पॉपुलर मेथड जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अभी देखते हैं इस डबल एंट्री सिस्टम को किसने लाया था। इट इज़ ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट। इटालियन एक व्यापारी था। ओके, इटालियन व्यापारी था जिसका नाम था लूका दी बार्गो पिसोली। लूका पिसोली उसका नाम था। ऑन 10 नवंबर 1494, मतलब ये इतनी पुरानी सिस्टम है जो किसने लाई थी? एक इटालियन मर्चेंट था जिसका नाम था लूका पिसोली। एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम है अकाउंटिंग की वो लाई थी, इसलिए इस दिन को 10 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, किस नाम से? कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। ओके, recording of two aspects of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system। जब जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जब एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर चीज़ जब बिजनेस में आती है, मतलब हम कुछ परचेस करते हैं तो हमारे पास से कैश चली जाती है। एंड जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आती है। मतलब जब जब बिज़नेस से कुछ चला जाता है तो उसी समय कुछ आता है, या फिर जब जब बिज़नेस में कोई रिसीव करता है तो कोई क्या करता है? देता है, मतलब कोई गिवर होता है। इस तरह से दो इफ़ेक्ट होने ही होने हैं किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। या तो एक जो है वो डेबिट होगा, दूसरा जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसके एलिमेंट्स क्या है कि सपोज़ उसको पहले क्या करना पड़ता है, हम ट्रांजैक्शन जब पढ़ते हैं कि बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000, ये जो ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमारे बिज़नेस में जो 50,000 है वो कैश के फॉर्म में आए हैं। ओके, एंड कैपिटल को हम क्या देने वाले हैं? कैपिटल को हम देने वाले हैं क्रेडिट। इस तरह से दो इफ़ेक्ट हुए। सैलरी पेड टू सागर, सैलरी जो है वो हमने सागर को पेड की है। ओके, तो हमारे पास से क्या चली गई है? कैश चली गई है, लेकिन सैलरी है हमारा क्या हुआ है? एक्सपेंस हुआ है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। ओके, इस तरह से दोनों इफ़ेक्ट जब हम देंगे तभी जो फाइनल बैलेंस है हमारा वो मैच हो पाएगा, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैच द बैलेंसेस। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कौन सा भी ट्रांजैक्शन हो तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हमने ट्रांजैक्शन किया तो हमें पता चला कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है तो वो किस अकाउंट में जाने वाला है, तो उस हिसाब से हम उसकी एंट्री बनाएंगे। ओके, कि कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। ये हमने एंट्री किस में बनाई, किस में रिकॉर्ड की? जर्नल में, अलॉन्ग विद द नरेशन। ओके, जिससे हमको एंट्री के बारे में पता चलेगा। उसके बाद पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर। अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ जो मैं इसके पहले का लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें बताया है कि कौन से कॉलम्स आते हैं। पहले तो आता है डेट का, मतलब जो जर्नल होता है हमारा उसमें, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो, एंड बाद में डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इस हिसाब से हमारे जो कॉलम्स हैं वो रहते हैं। हम एक एंट्री जो है वो यहाँ पे करेंगे, दूसरी एंट्री क्रेडिट की यहाँ पे करेंगे, और उनकी अमाउंट्स भी यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से हम सारी एंट्री जो है एक ही जर्नल में लिखते हैं। बट अभी ये जो एंट्रीज़ है वो लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं? हमारा लेजर प्रिपेयर करने वाले हैं, वो हम आगे देखेंगे ही। लेकिन लेजर में क्या होता है बेसिकली कि जैसे जर्नल में हमने क्या किया है, एक ही
जर्नल में हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की है, बट लेजर में क्या होगा कि हमारी जो कैश का जो अकाउंट है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हमारी एंट्री हुई, तो हमारा कैश का अकाउंट जो है वो अलग से होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो अलग से होगा। अगर हमने सेल किया हो तो सेल का अकाउंट अलग से होगा, परचेस किया हो तो परचेस का अकाउंट अलग से होगा। सो इस तरह से अलग अलग अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज़ के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो अलग अलग अकाउंट्स में कितना बैलेंस है वो हमें पता चलता है, इसलिए लेजर प्रिपेयर किया जाता है। सो आफ्टर जर्नल हम किसकी तरफ जाएंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, मतलब जो भी हमने सपोज़ कैश में जितने जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका हम बैलेंसिंग करेंगे कि डेबिट में कितना आया है और क्रेडिट में कितना आया है। ओके, और जो भी अमाउंट होगी, मतलब जो बैलेंस बचेगा, तो वो जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस शीट में किस साइड में करना है, लाइबिलिटीज़ या असेट साइड पे, तो ये भी हमें धीरे धीरे पता चलेगा। सो इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, कि कितनी सारी चीज़ें जो है वो डेबिट पे है और कितनी सारी चीज़ें अभी क्रेडिट पे है, उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। एंड उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या आएगा, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आएगी। ओके, सो अभी ये जो हमने सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं, बेसिक लेवल से हम कहाँ पहुँच पाते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन की तरफ। ओके, सो ट्रांजैक्शंस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि एक भी ट्रांजैक्शन में अगर गलती हुई तो हमारा सारा इफ़ेक्ट जो है वो किस पे पड़ने वाला है, फाइनल जो हमारा हम प्रिपरेशन करने वाले हैं अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफ़ेक्ट उस पर पड़ने वाला है, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर भी क्या दिखेगा, उसका असर दिखेगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अ एक्यूरेट वे। उसके बाद अभी जो ये हम देखने वाले हैं ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, मतलब कि जो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता था तो वो इसके हिसाब से किया जाता था कि फर्स्टली क्या आता है अकाउंट्स में, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, सो पर्सनल मतलब कि उसमें आएगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कौन, कि जैसे सुनीताज अकाउंट होगा, अशोक्स अकाउंट होगा, मंगेश अकाउंट। ओके, उसके बाद नीताज अकाउंट, इस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो अकाउंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल अकाउंट। ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये नेचुरल है। ओके, सो इसलिए हम इसको नेचुरल अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल, मतलब ये जो नेचुरल पर्सन्स है इन्होंने ये आर्टिफिशियल और लीगल जो पर्सन है वो क्रिएट किया है। सो जो कंपनीज होती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होती है, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल। ओके, सो इसलिए हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। उसमें क्या आएगा कि LIC ऑफिस आ सकता है, एक पर्टिकुलर बैंक आ सकती है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, सो वो सब इसमें आएगी, स्पोर्ट्स क्लब, रोटरी क्लब, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद है ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस हम पेड करने वाले हैं तो वो किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब कि पीरियड जो हमारा था, फाइनेंशियल ईयर था, उसके पहले ही हमने जो एक्सपेंसेस थे वो पे कर दिए हैं, सो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब फाइनेंशियल ईयर के पहले ही हमने इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव किया है, या फिर एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, मतलब जो इनकम है वो हमारे पास अभी आया नहीं है, आने वाला है। सो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद देखते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट में क्या आता है। पहले है रियल एंड दूसरा है नॉमिनल। रियल मतलब कि हमने देखा था, रियल का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का रूल हमने क्या देखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सो रियल अकाउंट में एक तो टेंजिबल या इंटेंजिबल, मतलब कि इंटेंजिबल की जैसे पेटेंट्स रहते हैं, कॉपीराइट, गुडविल, इस तरह की जो हमें दिखाई नहीं देती है असेट्स, तो वो या तो बिजनेस में आती है या बिजनेस से जाती है। ओके, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। एंड टेंजिबल तो हमें पता ही है, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग। ओके, इस तरह की जो असेट्स है वो टेंजिबल है, जिससे हम
देख सकते हैं। ओके, सो इस तरह से रियल अकाउंट। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं कि टैंजिबल में आएगा कंप्यूटर, कैश और मशीनरी। ये बिजनेस में एक तो आती है या बिजनेस से जाती है। और इनटैंजिबल में गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। आफ्टर देन नॉमिनल अकाउंट। हमारा नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड ऑल इनकम एंड गेंस। रिवेन्यूज़ मतलब जो भी प्रॉफिट गेंस है वो यहाँ पे आएंगे, एंड एक्सपेंस मतलब हमारा एक्सपेंडिचर। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब कि स्टेशनरी अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। जब हमने स्टेशनरी परचेस की है उस पर हमने खर्चा किया है। प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेस किया है, एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, उस पर खर्चा किया है, वो आएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपेंसेस में आएगी। इनकम मतलब कि जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पर किसी कंपनी में, डिपॉजिट या डिबेंचर्स होते हैं, तो वो हमने इन्वेस्ट किए हैं, उस पर हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारा इनकम हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारा इनकम हुआ। इसी तरह से यहाँ पे डिविडेंड भी आ सकता है। ओके, डिविडेंड भी आ सकता है। सो इस तरह से जो जो हमारा इनकम फॉर्म में रहता है तो हम किस में लिखते हैं, इनकम एंड गेंस, नॉमिनल अकाउंट में। सेल हमने जब किया तो हमारे पास उस सेल किए हुए गुड्स की क्या आई, वो अमाउंट हमारे पास आती है। तो हमने ये जो देखा वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। अभी हम जाते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि हमारे पास क्या कौन सी चीज़ें होती है। एक तो असेट्स होती है, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। ये 5 चीज़ें बिजनेस में होनी चाहिए। सो अभी इसके कम या ज़्यादा होने पर बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, सपोज करो कि हमारे पास जो भी असेट्स है जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ओके, सो इस तरह की जो असेट्स है हमारी, वो क्या है, उसमें अगर इंक्रीज़ हुआ, असेट्स में अगर इंक्रीज़ हुआ तो हम उसको क्या देने वाले हैं, डेबिट देने वाले हैं। और अगर असेट्स में डिक्रीज़ हुआ तो हम उसको क्रेडिट देने वाले हैं। सपोज हमारे पास पहले प्लांट था, ओके, ईयर 2020 में हमने क्या किया, 2021 में मशीनरी भी परचेस की। सो हमारे पास क्या आई, मशीनरी आई, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए हमने क्या दिया, जब जब असेट्स में इंक्रीज़ होता है तो हमारे बिजनेस में असेट्स बढ़ती है, मतलब बिजनेस में वो असेट्स आती है। सो इसलिए हम उसको क्या देते हैं, डेबिट। एंड जब जब बिजनेस असेट्स में कमी हो जाती है, सपोज प्लांट था तो वो प्लांट भी हमारे पास से चला गया, मतलब हमने वो प्लांट जो है वो बेचा, सो उसमें डिक्रीज़ हुआ, इसलिए वो क्या हुआ, वो हमारे बिजनेस में से चला गया। सो हम उसको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। उसके बाद है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में जब इंक्रीज़ होता है, लोन्स एंड क्रेडिटर्स जो है, तो लाइबिलिटीज़ जब हमारी बढ़ती है, इसका मतलब क्या, क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जब जब बढ़ेगी हमारी जो लाइबिलिटीज़ है तो उसको हम क्रेडिट देंगे। और जब जब हमारी लाइबिलिटीज़ में कमी होगी तो उससे हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। ओके, सो इसलिए हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको डेबिट देंगे। लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो गई, इसका मतलब क्या, हमने पेमेंट कर दिया, लोन हो चाहे क्रेडिटर्स के पैसे हो। इस केस में जो डेटर होता है वो, मतलब जो क्रेडिटर है वो कौन है, रिसीवर है। ओके, क्रेडिटर वो कौन है, रिसीवर है। सो रिसीवर है तो इसका मतलब क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस रूल के हिसाब से इसको क्या जाएगा, डेबिट जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब ऑब्वियसली एक्सपेंसेस को क्या जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। सो इसलिए जब जब हम सैलरी का एक्सपेंस करेंगे, रेंट, कोई बिल होगा, उसके बाद परचेसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंसेस हम उसको डेबिट देने वाले हैं। और अगर एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कम हो गए, इसलिए उसका हमें क्या हो गया, फिर बेनिफिट हुआ, इसलिए हम उसको क्रेडिट देने वाले हैं। उसके बाद इनकम मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एट लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, इस रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट देंगे, इंक्रीज़ हुआ हमारा इनकम तो। और अगर इनकम में अगर
कमी हुई तो उसको हम डेबिट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम में कमी, इसका मतलब हमें लॉस हुआ, सो उसको हम डेबिट देंगे। सो यहाँ पे नॉमिनल रूल अप्लाई हुआ है। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है कि ओनर अपने पास से कैश देता है, इसलिए हमारे पास से कैश चली जाती है और कैपिटल में इंक्रीज़ होता है, मतलब बिजनेस में कैपिटल आता है। ओके, सो यहाँ पे जो है कैपिटल में जब इंक्रीज़ होगा, मतलब क्या, कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब हमने जब अलग अलग कंसेप्ट्स देखी थी कि उसमें से ही एक था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या कहा गया है, वो एंड जो बिजनेस है वो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। मतलब कि ओनर का बिजनेस होकर भी वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। मतलब ओनर के जो जो पर्सनल एक्सपेंसेस रहेंगे वो खुद से करेगा, वो बिज़नेस से नहीं करेगा, या फिर उसका बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो बिज़नेस के जो जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए वो दोनों अलग अलग है। बिज़नेस अपनी जगह है और ओनर अपनी जगह है। ठीक है। सो जब जब बिज़नेस में कैपिटल में इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब क्या कि ओनर के पास से क्या गया है, कैश चली गई है और वो बिज़नेस में आई है। ओके, सो ओनर के पास से कैश चली गई है, इसका मतलब उसको क्या दिया गया है, क्रेडिट दिया गया है। एंड जब कैपिटल में कमी होती है, डिक्रीज़ होता है, तो उसका मतलब क्या कि उसको डेबिट दिया जाता है। सो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो जो असेट्स एंड एक्सपेंसेस है तो वो कहाँ पे जाएंगे, जब उनमें इंक्रीज़ होता है तो उनको डेबिट दिया जाएगा और जब डिक्रीज़ होता है तब उनको क्रेडिट दिया जाएगा। ओके, बट हमारी जो लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल जो है उनमें अगर इंक्रीज़ हुआ तो उनको क्रेडिट दिया जाता है, एंड उनमें अगर डिक्रीज़ हुआ तो उनको क्या दिया जाता है, डेबिट दिया जाता है। क्योंकि लाइबिलिटी या कैपिटल हमेशा बिजनेस से क्या होता है, जाने वाला होता है। सो इसलिए हम उसको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। जब जब उसमें इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब क्या कि उतनी अमाउंट हमारे बिजनेस से अभी जाने वाली है, दे आर पेएबल। ओके, सो इसलिए उसको क्रेडिट दिया जाता है। एंड उसमें डिक्रीज़ होता है, उसका मतलब क्या कि लाइबिलिटीज़ में हमारी कमी हो गई, तो उसका मतलब कि कमी हो गई, मतलब हमारा जो एक्सपेंसेस था वो कम हो गया। इसका मतलब क्या कि हमने उसको पे ऑफ कर दिया। किसको पे ऑफ किया, जो लाइबिलिटीज़ का रिसीवर था उसको। सो डेबिट द रिसीवर, इस रूल के हिसाब से उसको डेबिट दिया जाता है। कैपिटल मतलब दो प्रकार के कैपिटल होते हैं, हमें पता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, एक तो है वर्किंग कैपिटल। ओके, अभी जब इसमें इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास से कैश चली गई है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। सो ये कैपिटल हमारे बिजनेस में जब इंक्रीज़ होता है तब उसको हम लेने के लिए, उसको ख़रीदने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास से कैश चली जाती है। कैश चली गई, इसी का मतलब क्या, क्रेडिट। ओके, और उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस से कैश चली जाती है, इसलिए उसको हम क्रेडिट देते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज़ हुआ बट हमारे पास से कैश चली गई, सो इसलिए उसको क्रेडिट। एंड डेबिट क्यों, क्योंकि अगर हमने जो फिक्स्ड असेट है हमारी या वर्किंग कैपिटल है, उसको अगर हमने बेचा, मतलब कि हमारे बिजनेस से वो कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, बेचने के बाद हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गई, सो उसके हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, सो आई होप आपको ये जो रूल्स के हिसाब से जो मॉडर्न अप्रोच है हमारा अकाउंटिंग का, तो वो एकदम क्लियर हुआ होगा। सो इसी तरह से कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।